नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर अध्याय 8 भारत में राजनीतिक विकास यहाँ पर पढ़ेंगे। ये सोशल साइंस का चैप्टर है। भारत राष्ट्र केवल एक जमीन का भूभाग, जंगल, पर्वत और नदियों से युक्त जड़ पदार्थ मात्र नहीं है। यह महान और प्राचीन राष्ट्रीय मानवीय आलोक का स्रोत, मानव सभ्यता का शिखर, साहस और मानवीयता का एक उदाहरण और सुशासन एवं व्यवस्थित समाज का एक आदर्श रहा है। हमारा जन्म और पालन पोषण ऐसे देश में हुआ है जहां मानव जाति के प्रारंभ से ज्ञान का संचय और संवर्धन होता रहा है। सत्य, न्याय, परोपकार और विश्व कल्याण प्रारंभ से ही भारत राष्ट्र के आधार रहे हैं। यह प्राचीन राष्ट्र न केवल सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टि से उन्नत था, अपितु राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यापक रूप से विकसित था। प्राचीन वैदिक साहित्य से और महाजनपदकालीन व्यवस्थाओं में अनेक गणतांत्रिक तत्व दिखाई देते रहे हैं। मनु की मनुस्मृति, शुक्र की शुक्र नीति शास्त्र, शुक्र नीति सार और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था और शासन कला के सिद्धांत समाहित रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राटों की अवधारणा व अश्वमेध यज्ञ आदि धारणाएं यथार्थ में राजनीतिक एकीकरण एवं विशाल साम्राज्यों को स्थापित करने के सैद्धांतिक साधन रहे हैं। इस तरह भारत प्राचीन काल से ही न केवल चिंतन में अपितु राजनीतिक यथार्थ में भी एक संगठित राष्ट्रीय इकाई रहा है। हमारे तपस्वी मनीषियों के चिंतन में सदैव ही यह भारत एक राष्ट्र रहा है, जिसे वे हिमालय के दक्षिण व समुद्र के उत्तर में स्थित देश कथन के माध्यम से व्यक्त करते आए हैं। यातायात और संचार के व्यापक साधनों के नहीं होते हुए भी उत्तर से दक्षिण तक एक व्यापक संपर्क सदैव से रहा है। इस तरह भारत राष्ट्र एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपज है। भारतीयता की अवधारणा भारतीय इतिहास की एक सच्चाई है। इसलिए यह कहना कि कारवां जुड़ता गया, भारत बनता गया, सत्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की एक आत्मा होती है, उसमें एक भावनात्मक एकता होती है। वह राष्ट्र केवल विशाल जनसंख्या का समूह मात्र नहीं होता, अपितु उनमें सामूहिक चेतना की भावना रहती है। यह भावात्मकता और आध्यात्मिकता कारवां के जुड़ने से नहीं आ सकती थी। यद्यपि यह अवश्य है कि इतिहास में कालखंड में भारत पर विभिन्न वंशों, विभिन्न शासकों का शासन रहा है, उनमें परस्पर संघर्ष की स्थिति भी रही है, लेकिन एक राष्ट्रीय चेतना की भावना सदैव से यहाँ विद्यमान रही है। मध्यकालीन आक्रांताओं के खिलाफ प्रतिरोध के संघर्षों ने राष्ट्रीयता के विकास में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रारंभ राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत को एक समान राजनीतिक पहचान और निष्ठा प्रदान की। भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय, पहनावा, खान पान की विविधताओं के भीतर एक भारतीयता की अंतर्निहित एकता ज़्यादा गहराई से कार्य कर रही थी। इस तरह प्राचीन भारत से वर्तमान तक दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि यहाँ राजनीतिक विकास एवं एकीकरण एक सतत अविरल प्रक्रिया का परिणाम है। यह कोई अंग्रेजों की दास्ता का प्रतिफल नहीं है। इसलिए आधुनिक भारत अपने नवीन स्वरूप के लिए अपने चिरसम्मत इतिहास का ऋणी है, औपनिवेशिक शासन का नहीं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत एक ऐसी भू राजनीतिक समस्या से त्रस्त था जिसे इतिहास में शायद ही किसी और देश ने झेला हो। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत मुख्यतः दो भागों में विभक्त हो गया था। एक ब्रिटिश भारत, जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष आधिपत्य था, जिन्हें ब्रिटिश भारत कहा जाता था। इस ब्रिटिश भारत को अंग्रेजों ने प्रांतों में बांट दिया था, जिनके शासन की जिम्मेदारी गवर्नर तथा उसके अन्य अधीनस्थों की थी।
वहीं दूसरी तरफ भारत का वह भाग था जो देशी रियासतें कहते थे, जिसे देशी रियासतें कहते थे। इन रियासतों पर कहने को राजाओं का शासन था, लेकिन वास्तव में इन राजाओं ने विभिन्न संधियों के माध्यम से ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। 1947 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, तब 500 से अधिक ऐसे छोटे बड़े राज्य, रजवाड़े, ठिकाने आदि देसी रियासतें थीं। देश के कुल भूभाग का 40% भाग इन देसी रियासतों के अधीन था, जहां देश की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा निवास करता था। इन रियासतों का आकार, स्थिति, राजनीति, हैसियत और आकांक्षाएं अलग अलग थीं। एक तरफ कश्मीर व हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतें थीं तो यूरोप के किसी देश के बराबर थी। वहीं दूसरी ओर ऐसी छोटी जागीरें भी थीं जिनमें दर्जन भर गांव ही थे। कुछ रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने 11वीं से 16वीं सदी तक आक्रांताओं का बड़े साहस से सामना किया था, जबकि कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जो स्वयं इन्हीं आक्रांताओं से संबंधित थीं। व्यापारियों की एक कंपनी से शुरुआत करके पूरे देश का वर्चस्व जमाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कई रियासतों ने सहायक की भूमिका निभाई, तो दूसरी कई ऐसी नवीन साम्राज्य की स्थापना को रोकने के प्रयास में अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर चुकी थी। इन देसी रियासतों के साथ जिन सहायक संधियों के आधार पर औपनिवेशिक शासन का संबंध था, उसकी देखभाल करने के लिए एक राजनीतिक विभाग था जो वायसराय की कार्यकारिणी के अंतर्गत होता था। वर्ष 1946 में जब भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तब राजनीतिक विभाग का प्रशासन गृह मंत्रालय को सौंपा गया। गृह मंत्रालय सरदार पटेल के पास था, अतः देसी रियासतों के मामले सरदार पटेल के अधीन ही आए। वायसराय माउंटबेटन ऐसी रियासतों के प्रकरण को स्वतंत्रता से पहले ही सुलझा लेना चाहते थे, अतः उन्होंने 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही 27 जून 1947 को एक रियासती विभाग का गठन कर यह विभाग अंतरिम सरकार के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। उधर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देसी रियासतों पर से ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा और इन देशी रियासतों के शासक भारत या नवगठित पाकिस्तान किसी में भी अधिमिलन के लिए स्वतंत्र होंगे। इस तरह इन देशी रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकीकरण को पूरा करने का कार्य अत्यधिक दुष्कर व चुनौती भरा था, जिसे सरदार पटेल ने पूरा किया। सरदार पटेल ने बीपी मेनन को अपने सचिव के रूप में नियुक्त किया। बीपी मेनन सचिव, और दोनों ने मिलकर 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही अधिकांश रियासतों का भारत में विलय करवाने के लिए एक विलय पत्र तैयार करवाया और राजाओं से उस पर हस्ताक्षर करवाकर उनका भारत में विलय किया। केवल कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ रियासतों का विलय शेष था। कश्मीर का भारत में विलय। कश्मीर औपनिवेशिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी। न केवल इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा था, अपितु इसकी भौगोलिक स्थिति भी सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसकी सीमाएं अफ़गानिस्तान, चीन, तिब्बत से मिलती थी। कश्मीर रियासत के मुख्यतः 4 भाग थे। जम्मू क्षेत्र, जो पंजाब से लगा हुआ है, जो अपेक्षाकृत अधिक मैदानी है। कश्मीर घाटी, लद्दाख की ऊंची चोटियां और लद्दाख के पश्चिम में बहुत कम आबादी का इलाका गिलगित और बल्तिस्तान। ये दूर दराज के इलाकों को एक छतरी के नीचे लाने का कार्य जम्मू के डोगरा राजपूत घराने ने किया, जिसने 1830 के दशक में लद्दाख जीत लिया और 1840 के दशक में अंग्रेज़ों से कश्मीर घाटी हासिल कर ली थी। ये थे डोगरा राजपूत घराने। आज़ादी के समय यह रियासत भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित होने के कारण राजनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। कश्मीर पर 1925 ईस्वी से महाराजा हरी सिंह का शासन था। 1932 में जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसने महाराजा के खिलाफ असंतोष पैदा करने का कार्य किया।
बाद में इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला इसके बड़े नेता बने। 15 अगस्त 1947 तक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत के बारे में कोई फैसला नहीं लिया। उधर पाकिस्तान येन केन प्रकारेण कश्मीर का अपने में विलय चाहता था। उसने महाराजा को अनेक लोभ प्रलोभन देने के प्रयास किए, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान ने सितंबर 1947 से ही घुसपैठियों के वेश में अपनी सेना की कश्मीर में घुसपैठ प्रारंभ करवा दी। अक्टूबर के अंत में पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के करीब तक पहुंच गई थी। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर की स्थिति को लेकर नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन व नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला उपस्थित थे। महाजन व शेख दोनों ने भारत सरकार से अपील की कि कश्मीर में सेना भेजकर पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ा जाए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर का विलय उसी विलय पत्र के आधार पर कर दिया, जिस विलय पत्र से दूसरी रियासतों का विलय हुआ। महाराजा ने कहा, मैं एतद द्वारा इस विलय पत्र को स्वीकार करता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार शासक द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरांत आपत्ति करने का अधिकार स्वयं हस्ताक्षरकर्ता सहित किसी को नहीं था। इस प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय हुआ तथा वर्ष 1950 में भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भाग 6 राज्य में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। सन 1951 में जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा के चुनाव हुए। 75 सदस्यीय संविधान सभा ने भी 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय की पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा तथा इस धारा में कभी कोई संशोधन नहीं हो सकेगा। इस प्रकार तत्कालीन महाराजा ने विलय पत्र तथा जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की घोषणा से जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हुआ व यह भारत का अभिन्न अंग बना। भारत सरकार ने अपने राज्य जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी कबायली हमले से बचाने के लिए अपनी सेना कश्मीर भेजी। नवंबर के अंत तक भारतीय सेना ने अपना काफ़ी बड़ा भूभाग पाकिस्तान से वापस प्राप्त कर लिया था। यद्यपि जम्मू कश्मीर के कुल भूभाग का 1/3 हिस्सा अब भी पाकिस्तान के अधीन ही था। तब वर्ष 1948 में भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन के आग्रह पर कश्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना तय किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग का गठन कर दोनों में युद्ध विराम करवा दिया। परिणाम स्वरूप आज भी जम्मू कश्मीर का 1/3 भाग पाकिस्तान के पास है, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। हैदराबाद का एकीकरण। हैदराबाद कश्मीर के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी, जो दक्कन के पठार में स्थित थी तथा चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। यहाँ पर स्वतंत्रता के समय निजाम मीर उस्मान अली का शासन था। हैदराबाद की आबादी में 85% से अधिक हिंदू थे, लेकिन सेना, पुलिस और प्रशासन में मुसलमानों का दबदबा था। निजाम इस मुस्लिम प्रशासनिक शक्ति एवं जिन्ना की सहायता के आश्वासन के बाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना के सपने देख रहा था। जब माउंटबेटन ने हैदराबाद को संविधान सभा में शामिल होने की सलाह दी, तब उन्होंने कहा उन पर दबाव डाला गया तो वे पाकिस्तान में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करेंगे। यहाँ तक कि निजाम ने हैदराबाद के मामले को भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का भी प्रयास किया। इसी बीच हैदराबाद में रजाकार नामक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन तैयार हुआ, जिसने बड़े पैमाने पर अत्याचार प्रारंभ किए। इस तरह रजाकारों ने हैदराबाद के विलय के सवाल को सांप्रदायिक समस्या के रूप में रूपांतरित कर दिया। दूसरी ओर ऐसी खबरें भी आने लगी कि निजाम ब्रिटिश एजेंटों के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार प्राप्त कर रहा है। हैदराबाद से बड़ी संख्या में जनता के पलायन से पड़ोसी राज्य मद्रास, तमिलनाडु पर भार बढ़ गया। इन सब बातों के कारण सरदार पटेल ने इंतजार करने की बजाय निर्णायक कार्रवाई करने का फैसला किया। सरदार पटेल ने निजाम के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करना तय किया और इसकी अनुमति हेतु
मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से आग्रह किया। बैठक में सरदार पटेल ने हैदराबाद पर आक्रमण की योजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने इस पर शंका व्यक्त की। पटेल ने इस कार्रवाई को आवश्यक बताते हुए कहा, यदि अपने पेट पर यह फोड़ा निकालकर हम फेंक नहीं देंगे तो स्वयं अपनी कब्र खोदने का काम करेंगे। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर 3 ओर से हमला किया। इस हमले को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। निजाम के सैनिक एक दो दिन में ही मोर्चा छोड़कर भागने लगे। रजाकारों ने भी 4 दिन में ही समर्पण कर दिया। इस लड़ाई में भारतीय सेना के 42 जबकि 2000 रजाकार मारे गए। 17 सितंबर 1948 को निजाम ने हैदराबाद रियासत के भारत में विलय को स्वीकार किया। सरदार पटेल ने हैदराबाद जाकर निजाम से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। पटेल ने कहा, निजाम समाप्त हो गया है, भारत के सीने का कैंसर फोड़ा हमने मिटा दिया है। इस प्रकार सरदार पटेल की दृढ़ता, दूरदर्शिता और साहस के परिणाम स्वरूप हैदराबाद का भारत में एकीकरण संभव हुआ। जूनागढ़ का भारत में विलय। जिन रियासतों का 15 अगस्त 1947 तक भारत में विलय नहीं हो सका था, उनमें जूनागढ़ भी शामिल था, जो आजकल के गुजरात राज्य में स्थित है। स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का नवाब मोहब्बत खान था, जबकि अधिकांश जनता गैर मुस्लिम थी। पवित्र सोमनाथ मंदिर और जैन तीर्थ गिरनार जूनागढ़ रियासत में ही आते थे। पवित्र सोमनाथ मंदिर और जैन तीर्थ गिरनार, वे वेरावल इस रियासत का प्रमुख बंदरगाह था। 1947 में ही शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ का दीवान बन गया, जो मुस्लिम लीग के नेता व पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का रिश्तेदार था। अपने दीवान के कहने पर नवाब ने अपनी रियासत का पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा की। पाकिस्तान ने 13 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को स्वीकार कर लिया। वास्तव में पाकिस्तान जूनागढ़ का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर पर सौदेबाजी में करना चाहता था। पाकिस्तान द्वारा जूनागढ़ के विलय को स्वीकार करने की घटना ने सरदार पटेल को काफ़ी आक्रोशित कर दिया। सरदार ने जूनागढ़ के 2 अधीनस्थ राज्यों मांगरोल व बाबरियाबाद का भारत में विलय करने के लिए सैनिक टुकड़ी भेज दी। दूसरी ओर जूनागढ़ में नवाब के खिलाफ बड़ा लोकप्रिय आंदोलन प्रारंभ हो गया। इन सब से घबराकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। कुछ समय बाद दीवान शाहनवाज जूनागढ़ का प्रशासन भारत को सौंपने के लिए मजबूर हो गया। भारत सरकार ने अपनी वैधानिक स्थिति मजबूत करने के लिए फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भारत में विलय हो गया। इस तरह जम्मू कश्मीर व हैदराबाद के बाद जूनागढ़ तीसरी ऐसी रियासत थी जो सरदार पटेल के अदम्य साहस के परिणाम स्वरूप भारत में शामिल हुई। इसलिए पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता अथवा लौह पुरुष कहा जाता है। गोवा व पांडिचेरी का भारत में विलय। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध स्वतंत्र भारत की प्रमुख नीति थी। इसका स्वाभाविक परिणाम यह था कि भारत अपनी उस जमीन पर फिर से दावा करता जो विदेशियों के कब्जे में थी। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था, जबकि पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी पर फ्रांस का आधिपत्य बरकरार था। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद इन क्षेत्रों के लोगों ने अपनी आज़ादी व भारत में विलय की मांग प्रारंभ की और उसके लिए आंदोलन प्रारंभ किए। 1954 ईस्वी में पांडिचेरी में माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। भारत में विलय के लिए व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। मद्रास वर्तमान चेन्नई में फ्रांसीसी दूतावास के सामने हर रोज़ प्रदर्शन होने लगे।
नवंबर 1954 में फ्रांस ने पांडिचेरी को भारत को सौंप दिया, जिसका लोगों ने व्यापक स्वागत किया। नवंबर 1954। 1955 ईस्वी के गणतंत्र दिवस में पहली बार राजपथ पर पांडिचेरी की झांकी निकाली गई। इस तरह पांडिचेरी का शांतिपूर्ण रूप से भारत में विलय हो गया, लेकिन पुर्तगाली गोवा विलय की मांग पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे गोवा को तब तक अपने पास रखना चाहते थे जब तक ऐसा संभव हो। गोवा के पुर्तगाली तानाशाह ओलिवीरा सलाजार ने गोवा को पूर्व की पुरातन धरती पर पश्चिम का प्रकाश व पुर्तगाली अन्वेषण का एक प्रतीक बताते हुए खाली करने से मना कर दिया। गोवा के अलावा दमन, दादर एवं नागर हवेली भी पुर्तगाल के अधीन थी। वर्ष 1954-1955 में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप दमन, दादर एवं नागर हवेली पर नियंत्रण हो गया। गोवा में बड़े पैमाने पर आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। एक दशक तक भारत पुर्तगाल से अनुनय करता रहा। आखिर 1961 में भारतीय सेना को गोवा मुक्ति हेतु भेजा गया। ऑपरेशन विजय के नाम से 2 दिन के अंदर ही सेना का गोवा पर कब्जा हो गया। स्थानीय जनता ने सेना का पूरा साथ दिया। फलतः गोवा के पुर्तगाली गवर्नर ने बिना शर्त समर्पण कर दिया। इस तरह 1961 ईस्वी के अंत में गोवा का भारत में विलय हुआ। उल्लेखनीय है कि नेहरू सरकार पर काफ़ी समय से जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी आदि ने गोवा मुक्ति का दबाव बना रखा था, अतः सरकार के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी। राजस्थान का एकीकरण। ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान का विशेष महत्व रहा। यहाँ के विभिन्न यशस्वी शासकों ने मध्यकाल में आक्रांताओं के विरुद्ध न केवल राजनीतिक प्रतिरोध को जिंदा रखा, अपितु गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को भी अक्षुण्ण रखने का कार्य किया। स्वतंत्रता के समय अजमेर, मेरवाड़ा को छोड़कर पूरा राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था। उस समय राज्य में 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान की जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि प्रमुख रियासतों की सीमाएं नव स्थापित पाकिस्तान से लगती थी और पाकिस्तान द्वारा इन राजाओं को अनेक प्रलोभन भी दिए जा रहे थे कि वे अपना विलय पाकिस्तान में करें। इसलिए इन रियासतों का विलय अत्यंत संवेदनशील मामला था, जिसे लौह पुरुष पटेल ने कुशलतापूर्वक पूरा किया। राजस्थान के एकीकरण व इसके वर्तमान स्वरूप में आने का कार्य लगभग 8 वर्ष 7 माह में 7 चरणों में पूरा हुआ। पहला है मत्स्य संघ। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व नीमराणा का क्षेत्र भौगोलिक समानता लिए था, अतः इनको मिलाकर संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया, जो महाभारत काल में उस क्षेत्र का नाम था। 18 मार्च 1948 को इस संघ का केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल ने उद्घाटन किया। धौलपुर शासक को राज प्रमुख तथा शोभाराम को इसका प्रधानमंत्री बनाया। अलवर को राजधानी बनाया गया। दूसरा है पूर्वी राजस्थान। इस दूसरे चरण में 9 रियासतों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाकर पूर्वी राजस्थान का गठन किया गया, जिसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को गाडगिल ने किया। कोटा के शासक को राज प्रमुख व गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कोटा को राजधानी बनाया गया। संयुक्त राजस्थान। मेवाड़ महाराणा पूर्वी राजस्थान के गठन से पूर्व ही विलय के लिए तैयार थे। 11 अप्रैल 1948 को मेवाड़ ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। पूर्वी राजस्थान में मेवाड़ को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। अंततः राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर इस क्षेत्र का भी राजस्थान में विलय किया गया। साथ ही आयोग की सिफारिश पर आबू व देलवाड़ा को भी राजस्थान में मिलाया गया।
मध्य प्रदेश से लगी सीमा का भी पुनर्निर्धारण किया गया। मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा को राजस्थान में तथा राजस्थान के सिरोंज को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया व राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ दिलाई गई। राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता के तुरंत बाद राज्यों के पुनर्गठन की मांग एक प्रमुख आंदोलन बनकर उभरी। विशेषकर भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग तेजी से होने लगी। वास्तव में स्वतंत्रता से बहुत पहले सन 1917 में ही कांग्रेस पार्टी ने यह स्वीकार किया था कि आज़ादी मिलने के बाद वह भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन करेगी, लेकिन आज़ादी के बाद पंडित नेहरू आदि भाषाई आधार पर राज्य निर्माण को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप कन्नड़ भाषियों के लिए कर्नाटक, मराठी भाषियों के लिए संयुक्त महाराष्ट्र, पंजाबी भाषा के लिए पंजाब राज्य आदि की मांगें उठने लगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा आक्रामक आंदोलन आंध्र इलाके में तेलुगु भाषी लोगों ने प्रारंभ किया। यह अपने को मद्रास से अलग कर आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर श्री रामोलू नाम के व्यक्ति ने अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्री रामोलू की मृत्यु हो गई, जिसकी खबर सुनकर पूरा आंध्र का इलाका अराजकता में डूब गया। उसकी मृत्यु के 2 दिन बाद सरकार ने घोषणा की कि वह आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए तैयार है। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी गई। इस तरह भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य निर्माण की मांग बलवती होती गई। अतः भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। जस्टिस फजल अली को आयोग का अध्यक्ष तथा के.एम. पणनेकर व एच.एन. कुंजरू को इसका सदस्य बनाया गया। सन 1955 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन सौंपा, जिसके आधार पर भारत की संसद द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक पास कर दिया गया। 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। लेकिन राज्यों के निर्माण की मांग को लेकर देश के विभिन्न भागों में आंदोलन जारी रहे। इसमें सबसे बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ, जिसके आधार पर 1960 में सरकार ने बम्बई राज्य को बांटकर महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों का निर्माण किया। उसके बाद भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन का सवाल पैदा हुआ। इस क्षेत्र में मुख्यतः जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, जहां ईसाई मिशनरीज सक्रिय हो गए। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में अनेक अलगाववादी गतिविधियां प्रारंभ होने लगी, जिसमें नागा जनजाति का आंदोलन महत्वपूर्ण है, जो फीजो के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। अंततः 1963 में नागाओं के लिए नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। इस तरह की समस्या पूर्वोत्तर के मिजो स्वायत्त क्षेत्र में भी प्रारंभ हुई, जहां लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन कर अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ किया गया। एक समझौते के द्वारा इस समस्या का अंत भी किया गया और 1987 में मिजोरम नामक नए राज्य का गठन किया गया। 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश व गोवा को भी केंद्र शासित राज्यों से पूर्ण राज्य बनाया गया। इससे पूर्व 1972 में मेघालय को एक अलग राज्य बनाया गया तथा मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में पंजाबी भाषी लोगों के लिए अलग पंजाब की मांग मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में लंबे समय से जारी थी। अंततः 1966 में पंजाब का पुनर्गठन कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। 1966 में हरियाणा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रांत बनाकर पंजाब व हरियाणा दोनों की राजधानी बनाया गया। पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, जिससे 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम में 1975 तक राजशाही चोग्याल का शासन था। जनमत द्वारा सिक्किम में ने
भारत में विलय की इच्छा प्रकट की, जिसके परिणाम स्वरूप 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को राज्य बनाया गया। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड तथा बिहार से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई। झारखंड के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही निरंतर आंदोलन चल रहा था। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग तेलंगाना राज्य की मांग भी लंबे समय से जारी थी, जिसने बाद में उग्र एवं हिंसक रूप प्राप्त कर लिया था। अंततः तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग नए तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। इस तरह वर्तमान में भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रांत हैं, लेकिन देश के विभिन्न भागों से नए राज्यों की मांग आज भी अनवरत रूप से जारी है। धन्यवाद।